सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब? हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम है, वेलकम है जी आप सबका आज के इस सीए इंटर ऑडिट बैच में। फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, फटाफट अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। कैसे हैं आप? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हेलो जी, हेलो, हाय नेहा, यशराज, तन्मय, यश, हर्ष, हर्षित, कृष्णा, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? आप बताइए आप सब कैसे हैं? आई होप सब कुशल मंगल है, सब एकदम बढ़िया है। जल्दी से बताइए, इज द ऑडियो वीडियो ऑल ओके? बिकॉज पूरे बैच में यही सेटिंग रहेगी, पूरे बैच में यही सेटिंग रखेंगे, वीडियो ऐसे, ऑडियो ऐसे, ठीक है? जल्दी से बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट? लवीना, यस सर, गुड इवनिंग। तो वेलकम है आप सबका आज के इस ऑडिट बैच में। बिफोर आई बिगिन दिस बैच, आई वुड लव टू नो आप सब कहां से हो, ठीक है? जल्दी से बताइए कहां कहां से आए हैं आप सब, कहां की चाट पकौड़ी खाते हो आप लोग, फटाफट बताओ। हम भी सर एकदम बढ़िया हैं, क्या बात है। कहां से हैं आप बढ़िया, ये तो बताइए। वेयर डू यू बिलोंग टू? मैं शो हो रहा हूं? हाँ हाँ, तुम शो हो रहे हो, अच्छे से शो हो रहे हो। बताओ जी बताओ। चलो जी, आ गई जी, आ गई, सिटीज आ गई। और यहाँ दिल्ली टॉप पे चल रहा है, दिल्ली अलग ही टॉप पे चल रहा है। अरे बाप रे, धीरे 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 से मेरी चैट में तुम आना, फटाफट फटाफट नहीं निकल जाना। मुंबई, बनारस, कोलकाता, ढेंकानाल, क्या बात है, दिल्ली, रायपुर, पुणे, बीकानेर, मथुरा, श्रवाणी, मुंबई। सर हमारे औरों की चैट नहीं दिखेंगी? नहीं दिखेंगी, दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। कह रहे दिल्ली की चैट दिखा रहे, बाकी चैट नहीं दिखा रहे। हरियाणा, रायपुर, क्या बात है, सिलीगुड़ी, ओडिशा, गुड़गांव, जलगांव, गुड़गांव, जलगांव, कोलकाता, बहुत बढ़िया। हरियाणा, हारा भाई हरियाणा से है, क्या बात है। देहरादून, लुधियाना, हरिद्वार, बिहार, बहुत बढ़िया। मुंबई, सोनीपत, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, क्या बात करो, एपी का मतलब यही है ना? यस यस नेहा, आई कैन सी योर नेम। वानखेड़े जी भी आए हैं मुझे हाँ हाँ, टेक्स्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। गुवाहाटी, लुधियाना, सबके टेक्स्ट आ रहे हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आओ फटाफट, अब आओ, बहुत मजेदार मजेदार बातें हो गई हैं। जल्दी से अब हम भी रूबरू हो जाते हैं और इस बैच का शुभ आरंभ करते हैं। वृंदावन, वेरी वेरी गुड। यूक्रेन, हाँ नलायक, इधर देखो, अब तुम, मुझे पता था कि तुम एक टाइम के बाद बिगड़ जाते हो, अब इधर आओ जल्दी से। तो वेलकम है आप सबका इस सीए इंटर ऑडिट बैच में। एंड मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। किस चीज के लिए? आपने अपनी लाइफ का आज सेकंड बेस्ट डिसीजन लिया है सर। पहला क्या था? सीए कोर्स को चूज करना। एंड सेकंड बेस्ट डिसीजन है मुझे चूज करना फॉर योर ऑडिट फैकल्टी। एंड आई एम श्योर हम दोनों मिलके धूम मचा देंगे, ठीक है? जो आपके अभी नवंबर 23 एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें अपन धूम मचा देंगे, रॉक कर देंगे। एंड दैट्स व्हाट वी ऑल आर हियर फॉर। ये जो आपका वक्त है, जो अपन अब साथ गुजारने वाले हैं, आई एम श्योर ये बहुत अच्छा जाएगा। आप काफी कुछ चीजें मेरे से सीखेंगे, काफी कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। एंड अल्टीमेटली वी विल डू रियली रियली वेल इन द ऑडिट एग्जाम। सो वेलकम टू द बैच। कई बच्चों के मन में सवाल आता है, सर क्या ऑडिट का पेपर इजी है या टफ? तो मैं बोलता हूं कि जनरली बच्चों को थोड़ा टफ लगता है क्लियर करने के लिए, बट क्योंकि अब आप मेरे पास आ गए हो तो मेरे एक ये श्योरिटी है, मेरी तरफ से एक अश्योरेंस है कि आपको बड़ा इजी लगेगा, आपको मजा आ जाएगा, आपको फील आ जाएगी कि यार ये ऑडिट तो कुछ भी नहीं है, मरियल पेपर है, ठीक है? जब हम साथ में चीजों को क्लास में याद कर लेंगे और क्लास में समझ लेंगे और आपसे क्वेश्चंस होने लगेंगे, अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आता चलेगा कि हाँ हम रॉक कर सकते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंशिएटर। अगर मैं आपको इंटर की बात बताऊं, इंटर में अकाउंट्स में सब अच्छे नंबर ले आएंगे, कॉस्टिंग में सब अच्छे नंबर ले आएंगे, ठीक है, टैक्स में सब अच्छे नंबर ले आएंगे। बट ऑडिट की जब बात आती है तो आप अगर अपने सीनियर से पूछोगे ना 60+ कितनों क्या है, तो वो ज्यादा बच्चे भूलेंगे नहीं, ठीक है? बट मैं चाहता हूं कि आप उन बच्चों में से बने, आप उन रेयर बच्चों में से बने जो इस पेपर में भी 60+, 70+ का सोचते हैं। एंड आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट इट। नाउ सर सम क्लास इंस्ट्रक्शन, ताकि हम सबकी जो मनोकामना हम पूरी कर सके। इससे पहले हम क्लास इंस्ट्रक्शन के साथ आगे बढ़े, फटाफट मेरे साथ एक कमिटमेंट कर दो। सर कमिटमेंट किस चीज को लेके? आपका टारगेट क्या है इस पेपर में, फटाफट बताओ। आपका टारगेट क्या है, 60+ या 70+?
ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, वी विल कीप इट वेरी रियलिस्टिक। बड़े बड़े वादे करने मुझे आते नहीं है, ठीक है, लेट्स कीप इट वेरी रियलिस्टिक। 60 प्लस या 70 प्लस? सौम्य आपका नाम ले लिया मैंने, आ जाओ, क्या टारगेट रखना चाहोगे? ये बात, आयुष, ध्रुव, श्रवणी, क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। 70 प्लस टारगेट करेंगे सर, हम छोटा सोचते ही नहीं है, हम छोटा सोचते ही नहीं है। श्याम तो कह रहे सर 80 प्लस, वेरी वेरी गुड श्याम, नाइस नेम, ठीक है। 70 प्लस का टारगेट लेके चलते हैं, एंड आई एम श्योर अपन इतना तो कर ही लेंगे, मिनिमम इतना तो कर ही लेंगे, मैक्सिमम प्रभु की कृपा। चलो सर, अब आते सर कुछ इंस्ट्रक्शन। जो भी आपके पास एंड्रॉयड या आईओएस के डिवाइसेस हैं, जो भी आपके पास एंड्रॉयड और आईओएस के डिवाइसेस हैं, इनको अपनी आंखों से दूर रखो, इनका इंटरनेट ऑफ करो और इनको बगल में रख दो। कोई जरूरत नहीं है इनको अपनी आंखों के सामने रखने की, बिकॉज जो चीज आपकी आंखों से परे है वो हमेशा आपसे दूर रहेगी, आपको कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अवे फ्रॉम साइट, अवे फ्रॉम माइंड, तो इसको आपने अपने मोबाइल को दूर रखना है जब भी आप क्लास देख रहे हो। दूसरी चीज, सिट विद अ रजिस्टर एंड अ पेन। नोट्स तो आपके पास होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आप एक रजिस्टर लेके बैठेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे, जिसमें अपन कोई चीज लिखते हैं तो आप वो साथ साथ लिख के चलें। साथ ही साथ अपने साथ पेन्स भी रखने, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन, ये सारे कलर्स के पेन आप अपने साथ रख सकते हो। ऑल्सो यू नीड टू सिट विद अ वाटर बॉटल, क्योंकि हम कई सारी चीजें बोलेंगे, कई सारी चीजें याद करेंगे, तो जो आपका गला है वो सूखेगा। जब भी गला सूखेगा, जब भी एनर्जी कम होगी, तो पानी आपको बचाएगा, तो आपने पानी अपने साथ रखना है। यस यस, चैट्स विजिबल है, चुपचाप इधर देखो तुम, ठीक है सर। ऑल्सो यू नीड टू सिट विद अ चाइल्ड लाइक एटीट्यूड। सर हम यहाँ पे ना मजे करने आए हैं, हम यहाँ पे मजे मजे में सीखने आए हैं, एंड उसी तरीके से सीखेंगे। फटाफट बताओ, क्या कभी कोई बच्चा या स्कूल का बच्चा कभी फेल होता है क्या? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, कभी कोई स्कूल का बच्चा फेल होता है? नहीं सर, स्कूल के बच्चे हमेशा पास होते रहते हैं, हमेशा पास होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा उनका टीचर कहता है, जैसा उनका मास्टर कहता है, वो सारी बातें मान के चलते हैं। बचपन में आपने एक कविता सीखी थी सर, क्या? जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। वो तुमको अभी तक याद है क्या कविता? फटाफट बताओ। कविता के नाम पे मैं लड़की कविता की बात नहीं कर रहा, कविता यानी पोयम की बात कर रहा हूं। क्या ये पोयम तुमको याद है? हाँ सर पोयम याद है। क्यों याद है तुमको? क्योंकि तुमने इस पोयम को एंजॉय करके पढ़ा था। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। कैसे याद है ये सारी की सारी बातें? क्यों क्यों याद है तुमको ये? क्यों याद करके बैठे हो अभी तक? क्योंकि तुमने एंजॉय करके पढ़ी थी। तभी मैं कहता हूं भाई, हम भी यहां पे ना एंजॉय करके पढ़ेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। जब इंसान बड़ा होता चला जाता है ना, बेवकूफ होता चला जाता है, सीरियस होने लगता है, बड़ी बड़ी अनशंट बातें सोचता है, पास्ट की टेंशन लेता है, फ्यूचर की टेंशन लेता है। मैं कहता हूं अपन प्रेजेंट में जिएंगे, अपन यहां पे प्रेजेंट में जिएंगे, हंसते खेलते पढ़ेंगे, हंसते खेलते पढ़ेंगे तो लंबे समय तक जो भी चीजें पढ़ेंगे याद रहेंगी, ठीक है। तो ये आपने मेरे साथ कमिटमेंट करनी है, जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा आप फॉलो करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे मुझे कमिटमेंट करो, अभी के अभी ये कमिटमेंट करने। जो बच्चे गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, प्लीज अपने रजिस्टर में आज ये कमिटमेंट कर दो, जैसा शुभम सर कहेंगे वैसा मैं करूंगा या वैसा मैं करूंगी। जल्दी से सारे बच्चे कमिटमेंट करेंगे। डन सर, हम ये कमिटमेंट करते हैं। कम ऑन, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, चलो ऑडिट पढ़ो। वेरी वेरी गुड, सारे अच्छे अच्छे बच्चे, सारे अच्छे अच्छे बच्चे। अब सुनो सर, हमारी अप्रोच क्या रहेगी ऑडिट को लेके, हमारी अप्रोच क्या रहेगी? तो मैं आपको एक बात बताता हूं। 3 इडियट्स देखिए। हाँ सर 3 इडियट्स देखिए। 3 इडियट्स में एक बड़ा ही फेमस कैरेक्टर था सर, किसका? रेंचो का। अच्छा एक बात बताओ, रेंचो की खास बात क्या थी? रेंचो क्या करता था सर? रेंचो चीजों को अंडरस्टैंड करके चलता था, उसको मशीन की डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग थी, प्लस उसको मशीन की डेफिनेशन याद भी थी, उसको मशीन की डेफिनेशन याद भी थी। मैंने कहा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, पर जब दोनों चीजें साथ में करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड मजे की बात क्या है, ये दोनों की दोनों चीजें अपन क्लास में ही कर लेंगे, ये दोनों की दोनों चीजें क्लास में कर लेंगे। तो सर फिर हमको क्या करना है? तुमको क्लास के बाद सिर्फ चीजों को रिवाइज करना है और रिकॉल करना है।
एंड वंस यू आर एबल टू रिवाइज एंड रिकॉल, देयर विल बी टेस्ट टू चेक कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ वंशिका, आपकी चैट विजिबल है, जल्दी से इधर आओ, ठीक है। तो आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये जो हमारा स्कूल का ओल्ड स्कूल तरीका था ना, यही तो ओल्ड स्कूल तरीका था। आपकी टीचर टेस्ट लेती रहती थी, चेक करती रहती थी कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा। बार बार टेस्ट दे देके तुम इतने होशियार हो गए कि तुम 90 प्लस ले आए। मैं तो तुमसे फिर भी 70 प्लस में एग्री कर गया, बट तुम्हारी मैं इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ा दूंगा, इतना ज्यादा अपन इतना ग्रो कर लेंगे कि 90 प्लस के लिए तुम एलिजिबल हो जाओ। बट स्टिल आई एक्सपेक्ट कि आप 70 प्लस स्कोर करो, एंड आई थिंक इतना तो हो ही जाएगा। गॉट दिस पॉइंट? यस सर। नाउ टॉकिंग अबाउट द डाउट सपोर्ट। चाहे आपका लाइव बैच है या रिकॉर्डेड बैच है, आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, प्लस यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू माई पर्सनल नंबर ऑन टेलीग्राम ओनली। सर ये कहां मिलेगा हमको? ये सारी डिटेल्स कहां मिलेंगी? ये आपके गूगल ड्राइव में एक यू कैन से वर्ड फाइल होगी, उस वर्ड फाइल में मैं आपको ये डाउट सपोर्ट की डिटेल्स दे दूंगा, ठीक है। आइए बात समझ, ठीक है सर। अब आता है सर पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न, एक बात हमको बताओ, ये 60 मार्क्स किसने डाला? 70 मार्क्स, ठीक है। सुनो मेरी बात, डिस्क्रिप्टिव है 70 मार्क्स, एमसीक्यू है 30 मार्क्स। इस 30 के अंदर कम से कम अपन इजीली 24 to 27 स्कोर कर ही लेंगे, क्योंकि आपके पास जो ऑडिट की किताब आएगी वो इतनी बढ़िया सी किताब बनाई है अपन ने, सारे एमसीक्यूज आपको उसी में से मिलेंगे। तो 24 to 27 तो आप इसमें स्कोर कर लोगे। बाकी जो 70 मार्क्स का पेपर है ये वाला, इस 70 में भी हमारा टारगेट होगा कि हम कम से कम 45 to 50 तो स्कोर करके चले ही चले। 45 to 50 तो स्कोर करके चले ही चले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 45 to 50 इधर आ जाएंगे, 24 to 27 उधर आ जाएंगे, और हमारी नैया पार लग जाएगी। एंड नेक्स्ट थिंग जो मैंने आपको बता दी, टेस्ट आपके लाइव वालों के एवरी संडे रहेंगे, रिकॉर्डेड वाले दे कैन गिव एज पर देयर कन्वीनियंस। जो भी मेल आईडी है टेस्ट पेपर्स भेजने की, आंसर शीट्स भेजने की, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, तो वो आप भेज सकते हो विद द बैच रिसीट। तो ये पॉइंट्स आपने कहीं ना कहीं ध्यान रखने हैं। सो लेट्स बिगिन द जर्नी ऑफ लर्न विद फन, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यस और नो? इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताओ, कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है। नॉर्मल इंस्ट्रक्शन डिस्कस करें, नो रॉकेट साइंस। यस सर। चलो मास्टर जी, क्या पढ़ाओगे आज? आज अपन पढ़ेंगे ऑडिट, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। अब इधर आ जाओ चुपचाप, देखो क्या कहता है सर ये सब्जेक्ट। ऑडिट एंड अश्योरेंस। बस आपने बोर्ड पे देखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, पता नहीं कहां देख रहे हो, इधर देखो, बोर्ड पे देखना है चुपचाप। बस अब मेरी बात अगले 5 से 10 मिनट आपने सुननी है। आई विल जस्ट बी गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। अपन अभी अंडरस्टैंडिंग ले रहे, कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस तुमको मुझे सुनते जाना है, ठीक है। इधर फोकस करो, आओ इधर जल्दी से। ऑडिट एंड अश्योरेंस पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं सर ऑडिट होता क्या है, ठीक है सर। लेट्स से देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। ओ सर आईटीसी क्या करती है? बड़े सारे इसके धंधे हैं सर। क्या क्या धंधे हैं? एक तो जो लोग चाय के साथ लेते हैं, जिसको अपन प्यार से बोलते हैं सुट्टा, ये वो बनाती है। ओके सर, बैड हैबिट, यू शुड नॉट डू इट। दूसरी चीज सर इसका और क्या होता है? होटल्स होते हैं। और क्या क्या होता है सर आईटीसी का? जिस रजिस्टर पे आप लिख रहे हो क्लासमेट के नाम से, ये क्लासमेट की स्टेशनरी भी इसी की आती है। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। और बताओ सर और क्या क्या आता है आईटीसी का? साथ ही साथ जो हमारी ग्रोसरी है, आजकल ये ग्रोसरी बिजनेस में भी आ गए हैं। तो मैं बोलता हूं अलग अलग तरह के इनके धंधे हैं। दैट इज समथिंग विच वी ऑल नो अबाउट आईटीसी। बट आईटीसी के साथ एक और खास बात है सर, क्या? दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। क्या आपको लिस्टेड कंपनी का मतलब पता है? सर लिस्टेड कंपनी का मतलब है इसके जो शेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, और आपकी और मेरे जैसे लोग बाजार में जाके 400 रुपए में इसका शेयर खरीद लेते हैं। तो लगभग 400 रुपए में
400 रुपए प्रति शेयर में हमको इसका शेयर मिल जाता है। तो क्या हुआ, मोहित ने जाके इसका शेयर खरीद लिया, नेहा ने जाके शेयर खरीद लिया, प्रजापति ने इसका शेयर खरीद लिया, ऐसे करके हमारी क्लास के सभी बच्चों ने इसके शेयर खरीदने शुरू कर दिए। अब पूरे इंडिया में इसके शेयर होल्डर फैले हुए हैं। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, सबने जाके आईटीसी के शेयर खरीद लिए। अब सर आईटीसी क्या ये लोग चला रहे हैं? फटाफट बताओ, आर दी शेयर होल्डर्स मैनेजिंग आईटीसी? द आंसर इज नो। मैनेजमेंट तो अलग होती है। हम सब ने क्लास 11th में सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। मैनेजर अलग, ओनर अलग, सब अलग अलग चलते हैं। तो आईटीसी की जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो अलग है। जो हमारी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अलग है। तो सर मैनेजमेंट कौन है? लेट्स से ये मैनेजमेंट है। यहां पे इसका यू कैन से सीएफओ बैठा है, यहां पे इसका सीईओ बैठा है, यहां इसका अकाउंट्स का मैनेजर बैठा है, यहां इसका यू कैन से सेक्रेटरी जो सीएस होता है वो बैठा हुआ है। ठीक है, कहां गया सीएस बैठा हुआ है। यहां इसका यू कैन से और कौन कौन होता है सर, और कोई मान लो दूसरा मैनेजमेंट मेंबर बैठा है। तो अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं। हर्ष कैसी कैसी छोटी बच्चियों वाली हरकतें कर रहे हो यहाँ पे, के लिख रहा है नालायक। मैं टेक्निकल वालों से बोलूंगा इसको हटाओ यार, कैसा बच्चा है ये बुद्धू, कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो हर्ष। इधर देखो, तो मैनेजमेंट बैठी है। ठीक है, अब ये जो मैनेजमेंट है ये क्या करती है सर, ये हर साल इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। किसके लिए बनाती है? शेयर होल्डर्स के लिए। जो इसके शेयर होल्डर्स हैं इसके लिए ये हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, अब ये शेयर होल्डर्स को यही एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। बट एक बात बताओ, क्या शेयर होल्डर्स को इस पे शक हो सकता है कि मैनेजमेंट हमको बुद्धू बना रही है? क्या शेयर होल्डर्स मैनेजमेंट पे विश्वास कर पाएंगे? द आंसर इज डिपेंड्स। मैंने कहा मैनेजमेंट ने पहली बार इनको बताया कि साल भर का प्रॉफिट हुआ 1000 करोड़, शेयर होल्डर मान गए, खुश हो गए। दूसरे साल इन्होंने प्रॉफिट बताया 2000 करोड़, ये और ज्यादा खुश हो गए। तीसरे साल इन्होंने प्रॉफिट बताया 3000 करोड़, ये और खुश हो गए। चौथे साल बोलते 4000 करोड़, ये और खुश हो गए। बीच में विनीत को लगा कि सर मैनेजमेंट लगता है बुद्धू बना रही है। विनीत गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने और विनीत को गलतियां मिल गई। विनीत कहता इन्होंने अपना रेवेन्यू बहुत ज्यादा दिखाया है। विनीत कहता इन्होंने अपने खर्चे बड़े कम दिखाए हैं, प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए, डिविडेंड ज्यादा बांटने के लिए। तो इन लोगों को इस पे हो गया शक। अब क्योंकि इनको शक हो चुका है, इनको भरोसा चाहिए, तो सर इनको भरोसा दिलाएगा कौन? इनको अल्टीमेटली भरोसा दिलाएगा कौन? तो इन्होंने कहा भरोसा सिर्फ वही व्यक्ति दिला सकता है जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आते हैं, जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज है, जिसको टैक्सेशन की नॉलेज है, जिसको लॉ की नॉलेज है और जिसको ऑडिट करना आता है। तो सर ये कौन है? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो मैंने कहा आप क्या करोगे? आपने भेजा सीएस को। आपने क्या किया सर? आपने अपॉइंट करे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एज ऑडिटर। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट थोड़ी करेगा, तो इसने क्या किया? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लिए। सर मान लो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या है, ये कोई फर्म है। इस फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इसने अपॉइंट किया फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो रीजन समझ आया ऑडिट का? सर ऑडिट का रीजन क्या है, क्यों कर रहे हैं ऑडिट? इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इतना भारी भारी पैसा इस्तेमाल कर रही हैं, शेयर होल्डर्स का कीमती पैसा ये कंपनी यूज कर रही है। तो शेयर होल्डर्स को भरोसा चाहिए कि जो भी वो प्रॉफिट बता रही है, जो भी वो एसेट्स बता रही है, जो भी वो लायबिलिटी बता रही है वो सही है। तो इसके लिए वो किसको लेके आए? सर इसके लिए वो लेके आए ऑडिटर को। फटाफट बताओ, क्या आपको ऑडिट की नीड समझ आई? क्या आपको ऑडिट की नीड समझ आई? विनोद क्या लिख रहे हो नालायक, ये बताओ कि ऑडिट की नीड समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ आई ये बात कि क्यों अपन ऑडिट कर रहे हैं? हाँ, शेयर होल्डर्स को भरोसा दिलाने के लिए कि इन मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं वो ठीक है बबुआ, तुम उन पे कहीं ना कहीं रिलाय करके चल सकते हो। यस सर। तो जब ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, जब ऑडिटर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करेगा तो वो क्या देगा? सर वो अपना ओपिनियन देगा। वो अपना ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं या नहीं। इस ओपिनियन देने की एक्सरसाइज को अपन बोलते हैं क्या? अश्योरेंस। इससे आपने सामने वाले को संतुष्टि दे दी। हाँ सॉरी,
फिर से बताता हूं, ऑडिटर क्या करेगा, चेक करेगा। सर चेक क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके बेसिस पे वो अपना ओपिनियन बनाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या नहीं। तो ये जो ओपिनियन देने की एक्सरसाइज है, इसको अपन अश्योरेंस कहते हैं, इसको अपन अश्योरेंस कहते हैं। जल्दी से बताओ, इज द अश्योरेंस पार्ट ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट आओ। हाँ हाँ, अब दिख रही है ना? हाँ समझ आई। पर सर ऑडिटर पे रिलाय कैसे करें, ये तो कलयुग है। मैं तुमको बताऊं, तुमको तो घर से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। सर क्यों नहीं निकलना चाहिए? तुमको क्या पता कल को कुछ भी हो जाए, कल को तुमको कोई चलते चलते उठा के ले जाए, ये तो कलयुग है। ठीक है, तुमको तो क्या कहते हैं, पानी भी नहीं पीना चाहिए। सर क्यों? क्या पता तुम्हारे पानी में कुछ मिलाया हुआ हो, ये तो कलयुग है। तो आदमी जीना छोड़ दे क्या? ये कलयुग है। तो भाई साहब किसी पे तो भरोसा करना पड़ेगा। तुमको तो अपने आप पे भी शक होता होगा, कल को तुमको तुम्हारे लेख को लेके नियत ना बिगड़ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? ये तो कलयुग है। तो बाबू कलयुग, कलयुग से कुछ नहीं होता, चुपचाप पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, सीए बनना है, फिर करते रहना कलयुग कलयुग। आई ये बात समझ? हाँ सर ये बात समझ में आई। हाँ कलयुग है, बड़ा घोर कलयुग है। कलयुग में तुमको मेरे जैसा सज्जन व्यक्ति मिल गया ना, खुश रहो, तुमने बड़े पुण्य के काम करे होंगे। आई बात समझ? हाँ सर, हमको अश्योरेंस का मतलब भी समझ आया। ठीक है सर, अब आ जाओ। अब सवाल आता है सर क्या, व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट? व्हाट इज अ फाइनेंशियल ऑडिट? फटाफट सारे बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, अपनी नोटबुक खोलो और फटाफट आ जाओ, अपन देखते हैं क्या कहता है सर ये। व्हाट्स अ फाइनेंशियल ऑडिट? अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को तोड़ूं तो मैं इसको बोलूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चीज को चेक करने को अपन बोलते हैं फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। साथ साथ लिखो मेरे, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब सवाल उठता है किसकी? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ। अब अगेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? फिर से सवाल, इसकी, किसकी, कौन, किसकी, यारा द ईमान विस्की। अगेन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑफ एन एंटिटी, ऑफ एन एंटिटी। अब सर ये एंटिटी कैसी है? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of size और लीगल फॉर्म। हम ये कर क्यों रहे हैं? किसकी पहले बोला? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी है? ऑफ एन एंटिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड लीगल फॉर्म एंड वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, with a view to express an opinion thereon। क्या मस्त लाइन लिखवाई है सर, क्या मस्त लाइन लिखवाई है सर। ध्यान से समझना, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। ऑडिट क्या है? इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। आप कुछ चेक करने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो सर? आप बेसिकली यहां पे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहे हो। अब सवाल उठता है सर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? तो वो तो तुम ही मुझे बता दोगे, वो तो तुम ही कहीं ना कहीं मुझे बता दोगे। एक बात बताओ, ये जो ऑडिटर है क्या ये मैनेजमेंट से मिला हुआ होना चाहिए? फटाफट बताओ, क्या ये जो ऑडिटर है ये मैनेजमेंट से मिला हुआ होना चाहिए? द आंसर इज नो। अगर यही मैनेजमेंट से मिला होगा तो ये अपना ओपिनियन ठीक से देगा ही नहीं, जैसा मैनेजमेंट कहेगी वैसा ओपिनियन देगा। दूसरा, अगर ऑडिटर का खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
ऑडिटर ने खुद आईटीसी के शेयर ले रखे हैं, तो क्या ऑडिटर आईटीसी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहेगा, लॉसेस कम दिखाना चाहेगा? द आंसर इज यस। तो ये कहता है ऑडिटर मैनेजमेंट से मिला हुआ ना हो, ऑडिटर जो है उसका खुद का एंटिटी में कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो। अगर ये एंटिटी से जुदा है, ये एंटिटी से इंडिपेंडेंट है, तो ही ये अच्छा ऑडिटर है, तो ही ये सच्चा ऑडिटर है। तो हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो। बोलो मेरे साथ, हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो। सो ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? सर इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो जब भी आप ऑडिट बोलोगे तो आप इंडिपेंडेंट वर्ड साथ में याद रखोगे। प्लीज ये पॉइंट याद रखना, ठीक है सर? इज दिस पॉइंट क्लियर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब सवाल उठता है किसकी? तुमने क्या बोला? फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसकी करोगे? बाबा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। यू विल डू द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बिजनेस की, एंटिटी की। अब एक बात बताओ, एंटिटी तो कैसी भी हो सकती है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। कम ऑन, ये जो एंटिटी है, ये जो एंटिटी है, ये कैसी होगी? मैंने कहा प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। ये जो एंटिटी है, ये एनपीओ भी हो सकता है, ये कोई प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी भी हो सकती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। कह रहे कोई बड़ी कंपनी हो सकती है, छोटी कंपनी हो सकती है। फॉर्म का क्या मतलब है? ये कोई फर्म हो सकती है, ये कोई कंपनी हो सकती है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीगल फॉर्म। तो आपने बोलना है क्या? वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, भले ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना है या नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। बोलो मेरे साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म। फिर से बोलो मेरे साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड लीगल फॉर्म, यानी हमको इसके साइज और लीगल फॉर्म से फर्क नहीं पड़ता। तो क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत? क्यों आपने इसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करी? क्यों इतनी मेहनत करी? क्योंकि आपने अपना ओपिनियन देना है, क्योंकि आपने अपना ओपिनियन देना है। दैट इज द गेम ऑफ ऑडिटिंग। सो ऑडिटिंग इज व्हाट? चेकिंग। अपन चेकिंग वर्ड यूज नहीं करेंगे, अपन बोलेंगे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी? ऑफ एन एंटिटी। बोलो मेरे साथ, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म। क्यों करा इतनी मेहनत? with a view to express an opinion thereon, with a view to express an opinion thereon। फटाफट आप इस डेफिनेशन को नोट डाउन करो, अभी के अभी याद करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट है आपके पास। किसकी किसकी क्यों? बोलो मेरे साथ, किसकी किसकी क्यों? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी? ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। फटाफट लिखो और अभी के अभी याद करके कंफर्म करो। शाबाश हर्ष, आर्या, वेरी वेरी गुड। Quickly note it down. यस यस यस, आपकी चैट विजिबल है। शाबाश 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 शाबाश। वापस एक बार रिवाइज करते हैं। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। किसकी? ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। किसकी? ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज और लीगल फॉर्म, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। बच्चा कह रहा है ये क्या था? ये तुम्हारी नींद खोलने का जरिया था, ये तुम्हारी नींद खोलने का जरिया था। हॉर्न बज रहा है, हाँ, ताकि तुम्हारे दिमाग खुले रहे, चलते रहे। आओ मेरे साथ। क्या यही बात आपके नोट्स में लिखी हुई है? हाँ, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of the size or legal form, when such examination is conducted with a view to express an opinion thereon। क्लियर है बात? क्लियर है बात? डन डना डन डन। यस सर। तो यहां आपकी फाइनेंशियल ऑडिट की डेफिनेशन हो जाती है। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की डेफिनेशन हो जाती है, तो इसमें एक सवाल आया, क्या? इंडिपेंडेंट। कैसे मैं इंश्योर करूं हमारा ऑडिटर इंडिपेंडेंट है? हाउ डू आई इंश्योर दैट द ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट? कैसे पता चलेगा? मैंने कहा इंडिपेंडेंट पता करने के लिए उसके अंदर 5 क्वालिटीज होनी चाहिए।
अगर आपको इंश्योर करना है आपका ऑडिटर इंडिपेंडेंट है, प्लीज फोकस करना। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज फोकस करो, नेक्स्ट 5 मिनट्स तक बस फोकस करना, मजा आ जाएगा। कहते हैं इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट का मतलब है आपके ऑडिटर के अंदर 5 क्वालिटीज होनी चाहिए। एक पेपर में आता है क्वेश्चन, इधर फोकस करो सर। 5 क्वालिटीज क्या है? 5 ऐसी क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल के अंदर होनी ही होनी चाहिए। 5 ऐसी क्वालिटीज जो कोई भी प्रोफेशनल के अंदर होनी ही होनी चाहिए। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है? सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी। सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है, आपके क्लाइंट ने आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है, तो वो इंफॉर्मेशन आपने अपने तक ही रखनी है, किसी और के साथ शेयर नहीं करनी। ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी। ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी, इन सबके मतलब मैं आपको बताऊंगा अभी। आई फॉर इंटीग्रिटी। आई फॉर इंटीग्रिटी। एंड प्रोफेशनल का क्या मतलब है? हाँ लिख लो इसको साथ साथ, अभी आगे जाके यूज करेंगे। प्रोफेशनल का क्या मतलब है सर? प्रोफेशनल का मतलब है 2 चीजें। एक तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, एंड ड्यू केयर, एंड दूसरे प्रोफेशनल का मतलब है प्रोफेशनल बिहेवियर। फटाफट ये 5 क्वालिटीज आप नोट डाउन करो। हाँ कह रहे घर वालों ने पूछा तो भी नहीं बता सकते, नारे बाबा ना, किसी को नहीं बतानी। ये बातें आपने अपने पेट में रखनी है। पेट का क्या मतलब है? कॉन्फिडेंशियल रखनी है, किसी को डिस्क्लोज नहीं करनी। फटाफट ये 5 पॉइंट्स आप लिखोगे अभी के अभी। नोट इट डाउन। इन्हीं को हम, एक पॉइंट और लिखो, इन्हीं को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स बोलते हैं। फटाफट नोट डाउन करो। चलो सर, आई होप एवरीवन हैड नोटेड डाउन। अब आ जाओ अपने नोट्स पे, डिस्कस करते हैं सर ये कहता क्या है आगे। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किथे गया सी, किथे गया सी, जिंदगी दे मजे लेने किथे गया सी, किथे गया सी। 220 में है ना, 1 मिनट इधर आओ। In this आओ जी आओ, इधर आओ, एक बार और दिखाओ। ये लो भाई, तुम बड़े तो धीरे धीरे क्यों लिखते हो हैं? नोट्स नहीं आया? नोट्स आ गया, आ गया। पेज 16, यस यस यस, अपन पहुंच गए हैं। फटाफट लिखो। ये ना पहली क्लास है, ठीक है, मैं अलाउ कर रहा हूं, वरना तुम साथ साथ लिखना चुपचाप। कोई यहां पे ढेला ढाली देरी नहीं चलेगी, जल्दी जल्दी करना है। नींद में बोल दिया तो नहीं नहीं नहीं, कह रहे कॉन्फिडेंशियलिटी नींद में निकल गई तो, कॉन्फिडेंशियलिटी नींद में निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। ऐसे नींद में भी नहीं बोलना, नींद पे ना अपने मुंह पे टेप लगा के सोया करवाओ। हाँ, ड्यू के आगे क्या है? ड्यू केयर। इतनी खराब हैंडराइटिंग सर आपकी कैसे बनी? बस तुम जैसे लोगों के साथ रहते रहते। ये लो, आ जाओ, डन सर। अब आ जाओ अपने नोट्स पे। सर क्या कहता है? ये कहता है देयर आर सम एथिकल रिक्वायरमेंट्स। क्या? पहली बात तो एथिक्स क्या होते हैं? दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंडक्ट गवर्निंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप। अपन लोग किस तरह से समाज में पेश आते हैं, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। अपन लोग समाज में किस तरह से पेश आते हैं उसको एथिक्स कहते हैं। ठीक है सर। प्रोफेशंस लाइक लॉ, यानी जो लॉयर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। ऑडिटिंग प्रोफेशन भी कोई अलग नहीं है, ऑडिटिंग प्रोफेशन भी कोई अलग नहीं है, उसमें भी एथिक्स होते हैं। रादर इन प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इज मैनीफोल्ड। यहां तो इसकी इंपॉर्टेंस कई ज्यादा है,
यहां तो इसकी इंपॉर्टेंस कहीं ज्यादा है, यहां तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब समझो सर क्या, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। सबसे पहले आता है सर क्या, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या कहता है, एक इंसान सच्चा और अच्छा होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ दोहराओ। तुमने मेरे से वादा किया था कि अपन चाइल्ड लाइक एटीट्यूड के साथ पढ़ेंगे, तो अब बोलो मेरे साथ, अब तुमने वादा किया, निभाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे बार बार वापस नहीं ले सकते। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है, इंटीग्रिटी का मतलब है सच्चा अच्छा। सच्चा और अच्छा मींस यू नीड टू बी ऑनेस्ट, यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जलेबी की तरह बातें नहीं घुमानी, जो है सीधा बोलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिक्कत है, बताओ शेयर होल्डर को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चकाचक है, बताओ शेयर होल्डर को। आप चीजें घुमा नहीं सकते। मुझे तो लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, बट एक गड़बड़ है जो शायद मुझे लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खराब बना देगी। बट वो गड़बड़ भी ना इतनी बड़ी गड़बड़ नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं, शायद बड़ी भी हो सकती है, बट इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं, और शायद इतनी बड़ी भी नहीं है जितना मैं ज्यादा सोच रहा हूं। तुमको क्या लगता है, इतनी बड़ी होगी, और फिर छोटी है तो कितनी बड़ी होगी? क्या मैं चीजों को गोल गोल घुमा रहा हूं? हाँ। कैसी बेवकूफों वाले काम कर रहे हो सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट होके सीधी बात करो ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। बोलो गड़बड़ है, बोलो ऐसी गड़बड़ है जिससे यूजर्स को फर्क पड़ता है। घुमा क्या रहे हो चीजों को? सो एज एन ऑडिटर यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट। झूठ नहीं बोल सकते, झूठ बोले आईसीआई काटे। आईसीआई से डरी हो, ठीक है, पहले बच्चे बोलते थे ना झूठ बोले कौआ काटे, नहीं, अब झूठ बोले आईसीआई काटे। तो यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। एक बात बताओ, ऑनेस्ट का क्या मतलब है? ऑनेस्ट को अपन और क्या बोल सकते हैं? अपन अब थोड़ा ना सिनोनिम सिनोनिम खेलेंगे, अंग्रेजी की क्लास शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। ऑनेस्ट का मतलब है ट्रू एंड फेयर। फिर से बोल रहा हूं, ऑनेस्ट का क्या मतलब है? ट्रू एंड फेयर, यानी इट इंप्लाइज फेयर डीलिंग, ट्रूथफुलनेस। बोलो मेरे साथ, ऑनेस्ट मतलब ट्रू एंड फेयर, इट इंप्लाइज ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग, यानी यू विल नेवर बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स। ऐसी ऑडिट रिपोर्ट से आप एसोसिएट नहीं होंगे, ऐसी इनकम टैक्स रिटर्न से आप एसोसिएटेड नहीं होंगे, ऐसी कम्युनिकेशंस और अदर इंफॉर्मेशन से एसोसिएटेड नहीं होंगे जहां आपको लगता है कि कुछ झूठ लिखा है, जहां आपको लगता है कुछ झूठ लिखा है। एक बात बताओ, बचपन में अपन पढ़ते थे ना एरर और ओमिशन। फिर से बोल रहा हूं, एरर और ओमिशन तो यही कह रहा है, देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ एरर। सर एरर क्या होते हैं? या तो कुछ फॉल्स लिखा है या फिर कुछ मिसलीडिंग लिखा है। मिसलीडिंग का मतलब है सामने वाले को गलत दिशा दिखाना, सामने वाले को गुमराह करना। क्या गुमराह करना सही है? फटाफट बताओ, क्या गुमराह करना सही है? नहीं। तो कोई भी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना जो गलत है, जो गुमराह करती है, या फिर कंटेन्स द स्टेटमेंट्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रेकलेसली। सर रेकलेसली का क्या मतलब है? विदाउट चेकिंग, बिना चेक करे इंफॉर्मेशन दे दी। एंड लास्ट पॉइंट इज ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वेयर सच ओमिशन कुड बी मिसलीडिंग। तो आपने बोलना है ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होंगे जो गलत बात बताती है, यानी फॉल्स, जो आपको गुमराह करती है, यानी इट इज मिसलीडिंग। एंड थर्ड पॉइंट इज इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। फटाफट बताओ क्या ये पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। तो इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? फटाफट अपने नोट्स में लिखेंगे, फटाफट अपने नोट्स में लिखेंगे। सर इंटीग्रिटी का मतलब, पहला पॉइंट लिखो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब ब्रैकेट में जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, सच्चा और अच्छा। हा हा हा, क्या बढ़िया बढ़िया शब्द है सर। सर सच्चा और अच्छा मतलब घुमाना नहीं है बातों को, यू नीड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। ये कीवर्ड्स बस आपने ध्यान रखने हैं। अब ऑनेस्ट से क्या याद आया? ट्रू एंड फेयर। ऑनेस्ट से क्या याद आया? ट्रू एंड फेयर, यानी देयर शुड बी ट्रूथफुलनेस एंड फेयर डीलिंग। अब इसका क्या मतलब है? नॉट एसोसिएट विद एनी रिपोर्ट और कम्युनिकेशन
विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन, दो तरीके की, पहली विच इज फॉल्स, दूसरा विच इज मिसलीडिंग, तीसरा विच हैज बीन प्रोवाइडेड। बताना कौन सा अजीब वर्ड था, बताना कौन सा अजीब वर्ड था, रेकलेसली। बोलो मेरे साथ, रेकलेसली। किसी इंग्लिश गुंडे का नाम लगता है, ठीक है, किसी इंग्लिश गुंडे का नाम लगता है। ऐसे पहले होता था ना बचपन में WWE में ब्रॉक रेसलर, ठीक है, तो वैसे आपने क्या याद रखना है, प्रोवाइडेड रेकलेसली, ठीक है, इस इंग्लिश गुंडे का नाम याद रखना। एंड लास्ट पॉइंट इज इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। हाँ, रेकलेसली। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। आई होप द इंटीग्रिटी पॉइंट्स आर क्लियर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ट्रू एंड फेयर, ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए, किसी के साथ भी धोखाधड़ी नहीं करना। दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, सोचा न था, तो तुम धोखाधड़ी नहीं कर सकते, धोखाधड़ी नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज, जो भी उसकी ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, जो भी उसकी कम्युनिकेशन होगी, उसमें क्या करना है सर, उसमें कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, प्लस प्रोवाइडेड रेकलेसली वाली इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, एंड ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? प्रोवाइडेड रेकलेसली का क्या मतलब है, ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। विदाउट चेकिंग, बिना सोचे समझे उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, तो उसको अपन विद प्रोवाइडेड रेकलेसली बोलते हैं। आई होप इंटीग्रिटी वाली पॉइंट क्लियर है, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी इंटीग्रिटी की बहन है सर। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है, ऑब्जेक्टिविटी कहती है माय बिजनेस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। माय डिसीजन इज माय डिसीजन, नन ऑफ योर डिसीजन। सर इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कहती है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। सर किसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रोफेशनल जजमेंट। यानी आपके जो डिसीजंस हैं ऑडिट को लेके, इस ऑडिट के डिसीजंस को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ बायसनेस। सर बायसनेस यानी आपकी खुद की बायस है कि आप इस कंपनी के प्रॉफिट्स को ज्यादा दिखाना चाहते हो, आप इस कंपनी के लॉसेस को कम दिखाना चाहते हो, तो आपकी जो बायसनेस है उससे आप इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। दूसरा पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने कहा आपका बायस, आप ही का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरे का अनड्यू इन्फ्लुएंस। तीनों चीजों से ही आप अपने डिसीजन पे दिक्कत आने नहीं दे सकते। ये 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। आपका, आपका, दूसरा। बोलो मेरे साथ, आपका, आपका, दूसरा। फिर से बोलो, आपका, आपका, दूसरा। सर आपका, आपका का क्या मतलब है, आपकी बायसनेस, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बीसी। सर बीसी का क्या मतलब है, आपकी बायसनेस, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। किसी के बहकावे में आके आप कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। यही पॉइंट आपने याद रखना है। तो सर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसको, हमारी प्रोफेशनल जजमेंट को, अंडर अपनी बायसनेस, अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरे का अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है? जल्दी से बताओ फटाफट, गए दिमाग में तीनों के तीनों पॉइंट? यस सर। मैं देखो आपको एक बात बता रहा हूं, समझा के ना आगे बढ़ सकता हूं, इनको समझाने में देर नहीं लगेगी, बट दिक्कत कहां आती है, ये कीवर्ड्स को पेपर में लिखने में, इन कीवर्ड्स का एक फ्रेमवर्क बनाने में माइंड में, कि हां ये कीवर्ड्स ऐसे हैं और मुझे इनको पेपर में छिड़क के आना है। आप मेरे से पूछो सर ऑडिट में बच्चों के 40 और 50 क्यों आते हैं? क्योंकि वो सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और एग्जामिनर हेडिंग लिखने पे देता है बाबा जी का ठुल्लू। सिंपल सी बात है। तभी हम हर चीज को इतना तवज्जो देके इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अभी के अभी निकलो सीए फाइनल की ओर। मैं आपको रुकने देना ही नहीं चाहता इंटरमीडिएट में। सिंपल मेरा एक ही फंडा है, और यही फंडे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर, यस और नो? प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में और डिस्कशन होगी, प्रोफेशनल जजमेंट को लेके अभी डिस्कशन पेंडिंग है, अभी इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हम और डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। अभी ये बताओ क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है, यस और नो?
पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 16, मेरा 16 का डोला। आओ चलो सर, अब आ जाओ पॉइंट नंबर सी पे। पॉइंट नंबर सी क्या कहता है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है यू शुड बी एलिजिबल। एलिजिबल मतलब कहीं ना कहीं आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप ऑडिट को तमीज से कर पाओ। तो ये क्या कहता है? यू नीड टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। कहीं ना कहीं आपने अटेन भी करना है, मेंटेन भी करना है। इधर आओ, देखो मेरी बात। कितने बच्चों को पता है सीए के कोर्स में अमेंडमेंट्स आती हैं? सर सबको पता है, हम सब दुखी है अमेंडमेंट्स को लेके। बट मैं एक बात बताऊं, ये अमेंडमेंट्स ही तो हैं जो एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट को मीडियोकर चार्टर्ड अकाउंटेंट से अलग करती हैं। आज अगर एक बच्चा अमेंडमेंट्स को पढ़ के जाता है तो वो अपडेटेड बच्चा है। जो दूसरा बच्चा है वो हो गया ना आउटडेटेड। तो क्या आप अपडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, आउटडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर अपडेटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। तो ये कहता है क्या? आपने सिर्फ नॉलेज को अटेन नहीं करना, समझो मेरी बात, आपने सिर्फ नॉलेज को अटेन नहीं करना, मेंटेन भी करना है। तो सर मेंटेन कैसे करेंगे? बाय स्टेइंग अपडेटेड। बाय स्टेइंग अपडेटेड की मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट में क्या क्या अपडेटेड आ रही है, अपडेट्स आ रही है, वो सब आपको पता होनी चाहिए। तभी तो आप निखरे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, वरना तो आप भी डेप्रिशिएट होते चले जाओगे। सो यू नीड टू अटेन एंड मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट अ लेवल। इस लेवल पे आपने नॉलेज और स्किल को अटेन और मेंटेन करना है, विच इज रिक्वायर्ड टू रेंडर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज एंड लेजिस्लेशन ऑल्सो। इसके आगे एंड है, पहली लाइन यही खत्म हो गई। एंड ऑल्सो टू एक्ट डिलीजेंटली एज पर द टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। यानी जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, सर स्टैंडर्ड मतलब आईसीआई ने आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दिए हैं जिनके हिसाब से आपने ऑडिट करना है। तो ये कहता है कि यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली, सोच समझ के, यू नीड टू एक्ट एज पर द स्टैंडर्ड्स। तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर का क्या मतलब है? कॉम्पिटेंस का मतलब है अटेन एंड मेंटेन। बोलो मेरे साथ, अटेन एंड मेंटेन जो भी आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है, स्किल है। कितनी अटेन और मेंटेन करनी है? इतने लेवल पे कि आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज अच्छे से दे पाओ। यू आर एबल टू रेंडर योर प्रोफेशनल सर्विसेज विद एप्रोप्रिएट क्वालिटी एंड ड्यू केयर का क्या मतलब है? यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली। डी फॉर ड्यू केयर, डी फॉर डिलीजेंटली। बोलो मेरे साथ, डी फॉर ड्यू केयर, डी फॉर डिलीजेंटली। यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली। सर डिलीजेंटली किसके हिसाब से? एज पर द टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। जो हमको आईसीआई ने टेक्निकल और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स दिए हैं उस हिसाब से हमको काम करना है। फटाफट आओ मेरे साथ लिखो क्या कहता है ये। अभी तक हमने क्या लिखा था? इंटीग्रिटी। अब अपन लिखेंगे ऑब्जेक्टिविटी। सर ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब था? कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है नॉट टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज व्हाट? पीजे। नॉट टू कॉम्प्रोमाइज पीजे। किसकी वजह से? पहले तो आपका हमको इंतजार है। आपकी बीसी क्या थी सर? वो आपकी बीसी, आपकी बायसनेस, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा उनकी क्या थी? उनकी अनड्यू इन्फ्लुएंस। उनका आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस है जिस वजह से आपकी बैंड बज रही है। सो नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ द बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है सर? थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इसको भी दो दो भागों में तोड़ दो। इसको भी दो दो भागों में तोड़ दो। सर दो भागों में तोड़ दो मतलब है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को बोलो अपने को सिर्फ अटेन नहीं करना, मेंटेन भी करना है। आहा, जिम जाते हैं, बॉडी बनाते, किस काम की बॉडी? अगर 2 दिन में तुम मोटे हो जाओ, एक तरफ तुमने 8 पैक्स बनाए, दूसरी तरफ तुम्हारे फैमिली पैक बन गए। तो जिम वाला बंदा कौन? जो सिर्फ अटेन ना करे, मेंटेन भी कर पाए। तो अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन? जो अटेन भी करे, मेंटेन भी करे। क्या? नॉलेज
एंड स्किल, ठीक है। एंड ड्यू केयर का क्या मतलब है? एक्ट डिलीजेंटली। डी फॉर ड्यू केयर, डी फॉर डिलीजेंटली। एक्ट डिलीजेंटली एज पर द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स कहते हैं वैसे ही आपने एक्ट करके चलना है। क्लियर है? ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आर दीज 2 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट बताओ यस और नो। और बादशाह फटाफट। डन डन डन। बस 2 पॉइंट और, 2 छोटे छोटे पॉइंट और, जल्दी से देखो क्या कहता है। अगला पॉइंट कहता है कॉन्फिडेंशियलिटी। सर कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है यू नीड टू रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन एज अ ऑडिटर आपको क्लाइंट देता है इस इंफॉर्मेशन की आपने कॉन्फिडेंशियलिटी रिस्पेक्ट करनी है। सर वो आपको इंफॉर्मेशन किसी भी रिलेशनशिप की वजह से मिल सकती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप और बिजनेस रिलेशनशिप। क्लियर है सर? क्लियर है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है? लास्ट पॉइंट कहता है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करो। अच्छा लगेगा भारी भारी पेनल्टी लगाएंगे तुम पे, इधर से फीस आ रही है इधर से पेनल्टी जा रही है, इधर से फीस आ रही है इधर से पेनल्टी जा रही है, अच्छा नहीं लगेगा सर। तो मैं कहता हूं बाबू लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करो, अच्छे बच्चे बनो। तो ये कहता है एज एन ऑडिटर यू नीड टू कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशन एंड ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे बेचारे सीए प्रोफेशन की बदनामी हो, जिससे सीए प्रोफेशन की बदनामी हो। इस तरह की 2 चीजें आपने नहीं करनी। सर पहले क्या करना है? लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना है। और क्या नहीं करना? ऐसा कुछ मत करना जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो, जिससे हमारे प्रोफेशन पे डिस्क्रेडिट आए। यही 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट क्या करना है, पहला पॉइंट क्या करना है एंड दूसरा क्या नहीं करना। क्लियर है? यहां आपके पांचों के पांचों क्वालिटीज कंप्लीट हो जाते हैं, यहां आपकी पांचों की पांचों क्वालिटीज हो जाती हैं। फटाफट बताओ आर दीज 5 पॉइंट्स क्लियर? बच्चा कह रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बताओ। केशव मेरी बात सुनो, इधर आओ इधर आओ। तुम्हारे जो बैंक के लॉकर में 50 करोड़ पड़े हैं उसका पासवर्ड तुमने मुझे बताया था, ठीक है? वो पासवर्ड तुमने मुझे बताया था क्योंकि मैं तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। तो तुमने कहा था कि ये जो 50 करोड़ पड़े हैं ना ये निकाल के लाओ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट तुमने मुझे सर्विस देने हो गई। वो पासवर्ड मैंने कल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवा दिया और मैंने बोला जो जाना चाहता है ले लो 50 करोड़, फ्री के 50 करोड़, अच्छे से ले लो 50 करोड़, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी तुमसे बनती नहीं थी, मैंने डाल दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, केशव के लॉकर का पासवर्ड, इसमें 50 करोड़ पड़े, सब ले लो। तुमको कैसा लगेगा? बड़ा बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन ही नहीं करी। दूसरा एक और एग्जांपल देता हूं चलो तुमको। तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है, ठीक है? ध्यान से समझना। तुम्हारी कंपनी में प्रॉफिट बहुत ज्यादा होने वाला है और जो तुम्हारा प्रॉफिट है ना ज्यादा होने वाला है, इसके बारे में अभी पब्लिक को पता ही नहीं है क्योंकि ऑडिट तो मैं कर रहा हूं। जब मैं ऑडिट करूंगा उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिक में जाएंगे और जैसे ही पब्लिक में जाएंगे मुझे पता है इसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपने सारे दोस्तों को बोला इस कंपनी के शेयर खरीद लो, इस कंपनी के शेयर मार्केट से उठा लो क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्या मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजा दी? हाँ सर। आपने कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कंपनी के शेयर प्राइस पे इंपैक्ट आ सकता था वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपने बाजार में बांट दी, जिस वजह से कई लोगों ने फायदा उठाया, कई लोगों को नुकसान हो गया। क्या मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बजा दी? द आंसर इज यस। तो एज अ ऑडिटर मुझे इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। जो भी बातें मुझे क्लाइंट से पता लग रही है उनको मुझे अपने पेट में रखना पड़ेगा, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से सबको स्कीम नहीं बतानी पड़ेगी। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस और नो? यस सर। तो आपने बस यही 5 पॉइंट याद रखने। सर क्या? सबसे पहले तो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? सच्चा, अच्छा। यू नीड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू नीड टू बी ऑनेस्ट। सर ऑनेस्ट का क्या मतलब है? ट्रू एंड फेयर। फिर से बोलो, ट्रू एंड फेयर। कहीं ना कहीं ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए, फेयर डीलिंग होनी चाहिए। फिर ऐसी किसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना जो गलत है। गलत का मतलब है मटीरियली फॉल्स, मिसलीडिंग,
गुमराह कर रही है, अच्छी रिपोर्ट नहीं है, और इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। 3-4 पॉइंट बस आपने इसमें ध्यान में रख के चलने। फिर आता है सर अगला पॉइंट क्या, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। बोलो मेरे साथ। एक तो आधे बच्चे ना बोल नहीं रहे, बस ऐसे मुंह हिला रहे हैं, ऐसे ही करते रहोगे, मजा नहीं आएगा तुमको, ठीक है, अब जाओ तो सुनो मेरी बात। सर ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। सर कॉम्प्रोमाइज किसको नहीं करेंगे, योर प्रोफेशनल जजमेंट। आपकी जो डिसीजन है वो आपके डिसीजन है, किसी और के बहकावे में वो डिसीजन नहीं लेने। सो यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बीसी, बायसनेस एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपकी खुद की बायसनेस, खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एंड दूसरे के अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपने कोई अपना डिसीजंस कॉम्प्रोमाइज नहीं करने। ठीक है सर। इसके बाद अपन ने डिस्कस किया प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का मतलब है अटेन एंड मेंटेन। कम ऑन, अटेन एंड मेंटेन, जो भी आपकी स्किल्स है, नॉलेज है, उसको आप अटेन भी करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। साथ ही साथ ड्यू केयर का मतलब था डिलीजेंट, एक्ट डिलीजेंटली एज पर द टेक्निकल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद अपन ने डिस्कस करा कॉन्फिडेंशियलिटी, रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड लास्ट पॉइंट वाज वेरी इजी, प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है क्या करना है, कंप्लाई करना है विद द लॉज एंड रेगुलेशन। क्या नहीं करना, ऐसा कोई काम मत करना जिससे आईसीआई की बदनामी हो। डिस्क्रेडिट का क्या मतलब है, एक बच्चा पूछ रहा है, जिससे आपके प्रोफेशन की बदनामी हो। बदनामी वाला कोई काम मत करना। कितने बच्चों ने वेलकम पिक्चर देखी, इधर आओ, कितने बच्चों ने वेलकम पिक्चर देखी, जल्दी से बताओ। अगर ये बात अंडरवर्ल्ड में पता चल गई तो हमारी अंडरवर्ल्ड में बड़ी बदनामी होगी। किसने बोला था, जल्दी से बताना। अगर ये बात अंडरवर्ल्ड को पता चल गई तो हमारी अंडरवर्ल्ड में बड़ी बदनामी होगी। पर पता तो जब चलेगा ना, जब सब लोग यहां से बाहर जाएंगे। ठह ठह करके वो आता है ना सीन, वो कब आता है सर, लास्ट में आता है। तो आपने भी ये इंश्योर करना है कि आप कोई ऐसी हरकत ना करो जहां प्रोफेशन यानी आईसीआई यानी सीए प्रोफेशन की बदनामी हो। यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है। आई बात समझ, आई बात समझ। तो ये 5 पॉइंट आ जाते हैं। नाउ सर सवाल क्या था, सवाल था एथिकल रिक्वायरमेंट। क्या है एथिकल रिक्वायरमेंट जो आपको ध्यान में रखनी है। तो एथिकल रिक्वायरमेंट ध्यान में रखने के लिए आप बस ये याद रखेंगे, हेडिंग लिखो एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फटाफट फटाफट अब समराइज कर रहा हूं, ठीक है। उसमें आपने याद रखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इंडिपेंडेंट बनाती हैं। तो ये वो क्वालिटीज हैं जो कोई भी प्रोफेशनल में होनी चाहिए। सर कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब है, फटाफट लिखते जाओ। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, क्या करना है क्या नहीं करना, एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। यस, जो ये हाईलाइटेड नोट्स हैं इनका पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव में मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है। ये बताओ, इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? क्लियर है ये वाला टॉपिक, बैठ गया दिमाग में? फटाफट बताओ। सर बुक्स नहीं मिले अभी तक। मैं एक बात बताऊं तुमको, इधर देखो, जिंदगी में ना, जिंदगी ने बहुत गम दिए, जितने भी मौसम दिए हम दम दिए। सर इसका क्या मतलब है? हर बार जिंदगी में आपको मौका मिलेगा किसी ना किसी चीज के लिए कंप्लेंट करने का। एग्जाम्पल देता हूं, बचपन में जिस घर में रहता था वहां एसी नहीं होता था, लाइट चली जाती थी तो बड़ी गर्मी होती थी, तो क्या मैं पढ़ना छोड़ देता था? नहीं सर, आप पढ़ते रहते थे। अभी आज जब मैं आपको बोलता हूं आईसीआई के एग्जाम देने गया था, तो वहां जिस स्कूल में बैठा वहां पंखे बंद हो गए, तो मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूं, हाय होए क्या करे, कुछ नहीं हो सकता, मैं तो नहीं दे रहा पेपर। क्यों नहीं दे रहे भाई? तुम चुपचाप दो, सब दे रहे तो तुम भी दोगे। तो मेरी एक बात समझना, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ चीजें होंगी कंप्लेंट्स करने की, ये नहीं है वो नहीं है, एंड जिंदगी में सबके साथ होता है। 90% लोग कंप्लेंट्स करते रहते हैं, मेरी जिंदगी में ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, ये दुख वो दुख, हाय होए होए, फिर वो होए हो जाते हैं।
10%, 15%, 20% लोग कहते हैं कंप्लेंट्स है तो क्या हुआ, बाकी जिंदगी में कई चीजें अच्छी भी तो चल रही हैं। लुक एट द ब्राइट साइड। अभी आपके पास बुक नहीं है, अभी आपके पास बुक नहीं है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं तुमको सिर्फ मैं अकेला अकेला दिख रहा हूं या ये सब भी दिख रहा है? सर दिख रहा है। क्या मैं तुमको चीजें नोट डाउन करा रहा हूं? हाँ सर करा रहे हो। तो जो बच्चे को करना है वो नोट डाउन करके याद कर रहा है, और जिसको नहीं करना, सर ये नहीं है वो नहीं है, हम क्या करें, क्या होगा? आई बात समझ? हाय गर्मी, हाँ हाय गर्मी। तो ये पॉइंट आपने हमेशा समझना है, ठीक है? क्लियर है सर? करेक्ट कह रहे हो, दैट्स द रियलिटी। अब सवाल उठता है क्या, अब पूछो मास्टर जी से सवाल। सर सवाल ये है कि ये जो हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स आपने हमको सिखाए, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स है, क्या इनके ऊपर कोई थ्रेट आ सकता है? क्या इनके ऊपर कोई थ्रेट्स आ सकते हैं? द आंसर इज यस, इनके ऊपर थ्रेट्स आ सकते हैं। तो क्या आप उन थ्रेट्स के बारे में जानना चाहोगे? फटाफट बताओ, क्या आप हम उन थ्रेट्स के बारे में जानना चाहोगे? फटाफट बताओ, यस और नो। बोलो बोलो बोलो, एवरीवन जल्दी से पानी के दो दो घूंट लगाओ और बताओ, क्या आप थ्रेट्स के बारे में जानना चाहोगे? यस सर, हम थ्रेट्स के बारे में जानना चाहोगे, चाहेंगे? आओ फटाफट अपनी बुक में, और मैं आपको बताता हूं सर व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। फटाफट आ जाओ अपनी किताब में, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा इसके बाद मैं आपको ब्रेक दे दूंगा, जैसे ही ये टॉपिक हो जाएगा इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा। तब तक आ जाओ फटाफट और अपन इस टॉपिक को करते हैं। सर मोटिवेशन दो, एमटीपी अक्टूबर 18, एमटीपी अक्टूबर 18 का ये टॉपिक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट्स फोकस ऑन दिस टॉपिक। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस? तो ये कहता है कोड ऑफ एथिक्स प्रिपेयर्ड बाय आईफैक। सर ये आईफैक कौन है? इंटरनेशनल, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, रटने मत बैठ जाना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ये इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, बाहर की बॉडी है। इसने कहा 5 तरीके के थ्रेड्स हैं। सर क्या है 5 तरीके के थ्रेड? बड़े सिंपल सिंपल है, मरियल मरियल थ्रेड है, तुमको 2 मिनट में समझ जाएंगे। पहला थ्रेड कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। सेल्फ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जिस एंटिटी का मैं ऑडिट कर रहा हूं उसमें मेरा क्या है? उसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं मेरा खुद का पैसा इन्वॉल्व है। पेज नंबर है 10, पेज नंबर 10 पे आ जाओ फटाफट, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, फाइनेंशियल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? फाइनेंशियल इंटरेस्ट के एग्जांपल में ये कहता है सबसे पहले तो क्या, आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यानी आप कंपनी के खुद के शेयर्स वगैरह होल्ड करते हो। या तो आप शेयर्स होल्ड करते हो या फिर आपने लोन और गारंटी ले रखी है, या तो शेयर्स में पैसा लगा रखा है या उसको लोन दे रखा है या लोन ले रखा है। 2 तरीके ही हो सकते हैं। अगर मुझे आज किसी एंटिटी में पैसा लगाना है तो मैं तो शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगा, या मैं उसको लोन दे दूंगा या उससे लोन ले लूंगा। यही 2 तरीके हैं। वेरी वेरी गुड। तो ये 2 पैसे वाले तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या हो गया? आपका क्लाइंट आपको बड़ी भारी फीस देता है। सर भारी फीस का क्या मतलब है? आप साल के कमाते हो 1 करोड़ और उसमें से 90 लाख एक ही क्लाइंट से आते हैं। फटाफट बताओ, क्या इस केस में मेरा दिल धक धक करेगा? मैं क्लाइंट की कोई भी गलती निकालने से पहले 100 बार सोचूंगा, नहीं सोचूंगा? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। आहा, सोचोगे सर, वेरी वेरी गुड। 100 बार क्या, 1000 बार सोचोगे। 1 करोड़ की फीस में 90% तो एक ही क्लाइंट से आ रहा है, तो मैं उसकी गलती निकालने से पहले तो बहुत सोचूंगा, मैं तो डरूंगा उस क्लाइंट से। तो यही पॉइंट कह रहा है कि अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट्स फीस, हेंस मुझे डर है। सर डर किसको लेके? अबाउट लूजिंग द एंगेजमेंट। मुझे डर है कल को ये एंगेजमेंट से मुझे निकाल ना दे, कोई और ऑडिटर ना अपॉइंट कर दे, तो मैं खाऊंगा क्या, पीऊंगा क्या, सोऊंगा क्या? तो मेरी तो बैंड बज जाएगी अगर इन्होंने निकाल दिया। और क्या क्या सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकते हैं? मैं इनके साथ बिजनेस करता हूं, ठीक है सर, देयर इज अ क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद एन ऑडिट क्लाइंट। अब सवाल उठता है सर क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप का क्या मतलब है? फोकस करना इधर। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप का क्या मतलब है?
क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब है, मान लो मैं ऑडिट कर रहा हूं आईटीसी का, ठीक है सर, दो केसेस बताऊंगा, बताना बिजनेस रिलेशनशिप कौन से केस में है। ये आपके लिए क्विज है, देखते हैं कौन सा बच्चा सही जवाब देता है। पहला केस कहता है कि आप आईटीसी के होटल में रुके, ठीक है, आप आईटीसी का ऑडिट कर रहे हो और आप आईटीसी के होटल में रुके। जब आप आईटीसी के होटल में रुके तो होटल की जो रेंट होती है वो आपने पे करी 500 रुपए, ठीक है सर। जनरल रेंट कितनी है? जनरल रेंट है 10,000 रुपए। ओ, तो आपने होटल की कितनी रेंट पे करी? 500 रुपए। सेकंड केस में आपने होटल की रेंट कितनी पे करी? मैंने कहा इस केस में आपने 6,000 रुपए पे किए। क्यों? क्योंकि आपको कोई क्रेडिट कार्ड का ऑफर मिल रहा था जो सबके लिए अवेलेबल है। वन ऑफर विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन अराउंड यू, हर कस्टमर के लिए वो ऑफर अवेलेबल है। तो आपने क्रेडिट कार्ड का ऑफर लगाया, आपको 4,000 का ऑफ मिला और आपने रेंट 6,000 पे करी। कौन से केस में, कौन से केस में देयर इज अ थ्रेट? किस केस में आपको लगता है बिजनेस रिलेशनशिप वाला थ्रेट है? किस केस में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है? फटाफट बताओ। सेकंड केस में, सेकंड केस में देयर इज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेकंड केस में देयर इज अ बिजनेस रिलेशनशिप। कैसी बातें कर रहे हो? सेकंड केस में कैसे हो सकता है? सेकंड केस में कैसे हो सकता है? उसमें तो कोई थ्रेट है ही नहीं। जैसा सबके लिए वैसा इसके लिए। असली मजे तो 500 रुपए वाले में है, असली मजे तो 500 रुपए वाले में। तो क्या मैं बोलूं? थ्रेट यहां है, थ्रेट यहां है, टेस्ट यहां है। तो यही पॉइंट आपने याद रखना है, देयर शुड नॉट बी एनी क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद द ऑडिट क्लाइंट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। और बताओ सर, और आप किस केस में बिजनेस रिलेशनशिप क्या बोल सकते हो? मेरे को लगता है इतना एग्जांपल काफी, आई होप समझ आ गई ये बात। अब आता है सर अगला पॉइंट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट। मैं अपने क्लाइंट का ऑडिट कर रहा हूं और एक दिन क्लाइंट मेरे कान में बोल के गया, इस बार का ऑडिट अच्छे से करना, मैं अगली बार तुमको हमारी एंटिटी में एक हायर पोजीशन ऑफर करूंगा। क्या आप क्लाइंट की तरफ एक अच्छे व्यक्ति बन जाएंगे? जल्दी से बताओ। मैं क्लाइंट का ऑडिट कर रहा था, ठीक है, तभी क्लाइंट मेरे कान में आके बोला, शुभम शुभम सुनो, तुमको, तुम जिस फर्म में ऑडिट करते हो वो फर्म लाख रुपए देती है, मैं तुमको ऐसी इंप्लॉयमेंट ऑफर करूंगा अपनी कंपनी में जिसमें तुमको 5 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे। क्या मैं क्लाइंट की गलतियां निकालूंगा? जल्दी से बताओ, क्या मैं क्लाइंट की गलतियां निकालूंगा? फटाफट बताओ, टेल मी यस और नो। बोलो बोलो बोलो, क्या मेरे पे थ्रेट आ जाएगा? हाँ, बड़ा थ्रेट आ जाएगा। आप गलती निकालने से पहले 100 बार सोचोगे फिर से कि भाई अगर मैंने इसकी गलती निकाली तो ये मुझे वो 5 लाख वाली जॉब नहीं देगा, ठीक है, तो मैं कोई गलती नहीं निकालूंगा। तो यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इफ देयर इज अ पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट यू विल नॉट टेक आउट द गलती। एंड लास्ट पॉइंट इज कंटिजेंट फीस फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट। सर कंटिजेंट फीस का क्या मतलब है? आपकी जो फीस है ना वो डिसाइडेड ही नहीं है। सर डिसाइडेड नहीं है यानी जब ऑडिट खत्म होगा तब डिसाइड किया जाएगा कि ऑडिटर को कितना पैसा मिलेगा। तो ऑडिटर पूरा ऑडिट डर में करेगा या मजे मजे में करेगा? जल्दी से बताओ। ऑडिट खत्म होने के बाद बताया जाएगा कि आपको कितनी फीस मिलेगी। तो पूरा ऑडिट डर डर के करोगे या जोश में करोगे? फटाफट बोलो। पैसा ही पैसा होगा नालायक। अब बताओ तुम। डर डर के करेंगे, डर डर के करेंगे। थ्रेट का मतलब ही तो डर है, थ्रेट का मतलब ही तो डर है। तो पूरा ऑडिट आप डर डर पे कराओगे, यही पॉइंट आपने याद रखना है। तो सर सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जांपल क्या हो गए? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जांपल क्या हो गए? सबसे पहले तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट के जैसा क्या हो सकता है? मैंने कहा या तो पैसा शेयर में देंगे या लोन में देंगे। वेरी वेरी गुड, लोन और गारंटी। फिर बात करो सर क्लाइंट। क्लाइंट की दो तरह की फीस, दो तरह की फीस क्या हो सकती है? डिपेंडेंस ऑन फीस, कंटिजेंट फीस। बोलो मेरे साथ, डिपेंडेंस ऑन फीस, कंटिजेंट फीस। बाकी दो ब्रैकेट क्या बनेंगे? या तो बिजनेस रिलेशन या एम्प्लॉयमेंट, या तो बिजनेस रिलेशन या एम्प्लॉयमेंट। इस तरह से आपके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के एग्जांपल बनते हैं। चाहो तो मेरे साथ एक बार लिख लो, चाहो तो मेरे साथ एक बार लिख लो, पेयरिंग पेयरिंग करके याद हो जाएंगे। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इसका क्या मतलब है? देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द क्लाइंट। मेन जो कीवर्ड आपने याद रखना है वो ये है, देयर इज अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट। सर फाइनेंशियल इंटरेस्ट कैसे होगा? या तो आपका
आपने पैसे लगाए हैं, पैसे लगाए हैं यानी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। और आपने या तो कोई लोन दिया है या गारंटी दी है। आई बात समझ? हाँ सर। दूसरा ब्रैकेट क्या बनता है? मैंने कहा दूसरा ब्रैकेट बनता है फीस का। जो हमारी फीस है वो बहुत ज्यादा है, हाई डिपेंडेंस ऑन द क्लाइंट्स फीस, 90% फीस है। या फिर हमारी फीस है कंटिंजेंट, एंड लास्ट के 2 पॉइंट बनते हैं और कैसे हमारी पैसे वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैंने कहा या तो क्लाइंट के साथ धंधा करते हैं या क्लाइंट के एम्प्लॉय बनने वाले हैं, या तो क्लाइंट के साथ धंधा करते हैं या क्लाइंट के एम्प्लॉय बनने वाले हैं, यानी देयर इज अ बिजनेस रिलेशन और देयर इज अ चांस ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट। अभी के अभी ये पेयरिंग्स आपने याद करनी है, फटाफट याद करो और मुझे कंफर्म करो, तो अभी अपन आगे बढ़ेंगे। डू इट राइट अवे, राइट नाउ। वेरी गुड विनीत, शाबाश मेरे लड़के, शाबाश हिना, फटाफट गाइस जल्दी से। थम्स अप, डन सर, बहुत बढ़िया। ऑलरेडी लिख दिया हूं सर आपके एक्सप्लेन करने के साथ। ऐसे अच्छे बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है, वेरी वेरी गुड। अब आ जाओ इधर। आई होप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड पूरा का पूरा क्लियर है। प्रथम, वेरी गुड। अब आ जाओ सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का क्या मतलब है, बिना पढ़े मैं तुमको बता देता हूं। आज हर्षित ने क्या किया सर, आज हर्षित ने अपना एग्जाम पेपर लिखा। हर्षित गया 2 से 5 आईसीआई के कमरे में बैठा और इसने अपना एग्जाम पेपर लिखा। आईसीआई ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक स्कीम लेके आई हूं। हर्षित ने क्या स्कीम है, इस बार तुम्हारा पेपर एग्जामिनर नहीं चेक करेगा, तुम खुद ही चेक करोगे। बताओ हर्षित अपने आप को कितने नंबर देगा, जल्दी से बताओ। हर्षित अपने आप को कितने नंबर देगा अगर वो अपना पेपर खुद ही चेक करेगा, फटाफट बताओ। आईसीआई की मार्केट में नई स्कीम आई है, तुम कहो तो तुमको भी दिलवा दूं। अगर तुम अपना पेपर खुद चेक करो तो कितने कितने नंबर देके चलोगे। बच्चे ने कहा फुल 100 में से 100, मस्त प्लान है ये स्कीम तो सर सबको चाहिए। ऑडिटर को भी बोला कि भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑडिटर को भी बोला ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने जा रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर ने खुद नहीं बनाए होने चाहिए। अगर खुद बनाएगा तो उसमें से गलती किस मुंह से निकालेगा, ठीक है। अपने ही काम में गलती कौन निकालता है, वो तो बड़ा महापुरुष आदमी होगा जो ये काम करे। तो ये बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड का मतलब है रिव्यू, नाम से ही निकल रहा है। सेल्फ रिव्यू थ्रेड का क्या मतलब है, रिव्यू। सर किसका, ऑफ अ जजमेंट और कंक्लूजन। जो आपने जजमेंट्स लगाई, जो आपने कंक्लूजन लगाए इन योर प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, उसी को अपन सेल्फ रिव्यू थ्रेड कहते हैं। तो जब आप अपनी ही चीज को चेक कर रहे हो तो वहां पे तो थ्रेड है ही, आप अपनी गलतियां क्यों निकालोगे। तो रिव्यू ऑफ अ जजमेंट और कंक्लूजन, जो आपकी खुद की जजमेंट है, खुद का कंक्लूजन है इन योर प्रीवियस ऑडिट और नॉन ऑडिट एंगेजमेंट, उसको अपन सेल्फ रिव्यू थ्रेड कहते हैं। सर नॉन ऑडिट सर्विस का क्या मतलब है, एनी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडेड अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज इंक्लूड, अब ध्यान से सुनते जाना, तुमको थोड़ा नॉस्टैल्जिया आएगा। मैनेजमेंट सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट,
इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक बात बताओ, क्या ये सर्विसेज पढ़ी पढ़ी लग रही है? क्या ये सर्विसेज पढ़ी पढ़ी लग रही है? जल्दी से बताओ, जो जो बच्चे लॉ पढ़ के आए हैं, मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सिस्टम, क्या ये सारी सर्विसेज आपने किसी सेक्शन में पढ़ी है? वेरी वेरी गुड। सेक्शन 144। सर सेक्शन 144 क्या कहता है? सेक्शन 144 कहता था ऑडिटर कांट प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज। किसको? जिस कंपनी का वो ऑडिट कर रहा है, प्लस उसकी जो होल्डिंग है और उसकी जो सब्सिडरी है, इन कंपनीज को ये सर्विसेज नहीं दे सकता। सर ये कौन कौन सी सर्विसेज जो वो नहीं दे सकता? इसको अपन ऐसे याद रखते हैं, बेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। सर इसका क्या मतलब है? बी फॉर बुक कीपिंग सर्विसेज, बी फॉर बुक कीपिंग सर्विसेज, ए फॉर एक्चुरियल सर्विसेज। ठीक है, ये आपने लॉ में पढ़ी होंगी, इनको एक बार ध्यान रखना। सेम टू सेम चीज आपके कंपनी ऑडिट में भी आएंगी। आई एन का क्या मतलब है? आई एन का मतलब है इंटरनल ऑडिट सर्विस। ओ, आई एन का एक और मतलब है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस। एंड फाइनेंशियल का मतलब है डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। फटाफट एक बार ये पॉइंट्स लिख लो, फटाफट एक बार ये पॉइंट्स लिख लो, याद रहेगा। सेम टू सेम चीज आप लॉ में पढ़ के आए हो, जस्ट आई एम हेल्पिंग यू रिवाइज कि भाई ये वाले पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इसको याद रखने का आई होप आपको तरीका पता है। सर तरीके का क्या मतलब है? आप बेसिकली मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस नहीं दे सकते। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की 3 टॉप फर्म्स है, बीसीजी, मैकेंजी, बेन। तो बेसिकली बेन वाली सर्विसेज आप नहीं दे सकते, बेन वाली सर्विसेज आप नहीं दे सकते। सर बेन का क्या मतलब है? बी फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। आप ही अकाउंट्स बनाओगे तो आप ही ऑडिट करोगे, क्या फालतूगिरी है। ए फॉर एक्चुरियल सर्विस। सर जिस एक्चुरियल, मैं एक्चुरियल की बात वैसे आपसे ऐसे 500 में करूंगा, बट अभी के लिए समझ लो, ये लोग वो है जिनका स्टैटिस्टिक्स में दिमाग चलता है, जिनका मैथमेटिक्स में दिमाग चलता है। जो आपके पेरेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कितना होना चाहिए, ये लोग बैठ के दिमाग लगाते हैं कि कितना प्रीमियम होना चाहिए। इनका दिमाग चलता है घोड़े से ज्यादा। ठीक है, एक्चुरियल सर्विस। इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरनल ऑडिटर ख्याल रख रहा है इंटरनल कंट्रोल्स का, स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसी को आके चेक करता है, तो वो खुद इंटरनल कंट्रोल्स तो बना नहीं सकता, तो इंटरनल ऑडिट भी मना है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मना है, साथ ही साथ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाली सर्विसेज भी मना है। तो ये पॉइंट्स बेसिकली आपने ध्यान में रखने हैं, एंड दीज आर द सेम पॉइंट्स व्हिच वर कवर्ड इन योर लॉ पार्ट आल्सो। क्लियर है? हाँ, अमीर होते हैं ये लोग, सीए से ज्यादा अमीर नहीं होते, तुमसे ज्यादा अमीर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये नॉन ऑडिट सर्विसेज हैं। और दूसरा ऑप्शन, when the audit team member was previously the director or senior employee of the client। अगर ये क्लाइंट का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय था तो चांसेस है इसी ने काम किया हो और उसी काम को ये चेक करने गया हो। तो अगर ये पहले क्लाइंट का डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय रह चुका है तो ये कंपनी का अब ऑडिटर नहीं बन सकता। ये 2 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या है? फटाफट सारे बच्चे मुझे रिवाइज कराएंगे। सेल्फ रिव्यू थ्रेट इज द रिव्यू ऑफ योर पास्ट जजमेंट, पास्ट कंक्लूजन, जो भी आपने अपने प्रीवियस ऑडिट या नॉन ऑडिट एंगेजमेंट में निकाले हैं। सर नॉन ऑडिट में अपने को क्या ध्यान रखना है? नॉन ऑडिट में सेक्शन 144 की सर्विसेज याद रखनी है, और
या तो आप कंपनी के पहले ऑफिसर या डायरेक्टर रह चुके हो। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर है? जल्दी से बताइए, इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तन्नू बाबा जल्दी लिखो, फटाफट बताओ, क्या आप सबने ये पॉइंट लिख लिए? 5 बच्चों का डंडना डंडन, हम आगे चले जाएंगे, ठीक है? जल्दी से बताओ, 5 बच्चे बस बोलो डंडना डंडन, हम आगे चलेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर, और बताओ, और बताओ। यस सर, डन सर, बहुत बढ़िया, नोटेड डाउन। तेजी से चलेंगे भाई, ऐसे धीरे धीरे थोड़ी चलेंगे, हाँ टर्टल की तरह रॉक करेंगे अपन। आ जाओ, अब आ जाओ सर। सेल्फ रिव्यू थ्रेट की अपन ने बात कर ली सर, इसका क्या मतलब है? इंस्टेंसेस वेयर सच थ्रेट्स कम इनटू प्ले मींस आपका जो ऑडिटर है पहले कंपनी का डायरेक्टर या सीनियर ऑफिसर रह चुका था, ये पॉइंट अपन ने यहां पे भी कवर किया था, उसी का रिपीटेशन है। एंड व्हेन द ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। सर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट क्या है, जल्दी से समझते हैं, इस लाइन का क्या मतलब है। सारे बच्चे इधर फोकस करो, हाँ तुम भी इधर देखो, पता नहीं कहां देख रहे हैं, हाँ लल्लू इधर देखो, यहां देखना है आपने। सर सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब है? जब एक ऑडिटर, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है तो वो चेक क्या कर रहा है? सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रहा है। जो चीज वो चेक कर रहा है ना, उसी को आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट बोलते हो, उसी को आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट बोलते हो। तो मैंने कहा क्या कह रहा है, ऑडिटर ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए नहीं होने चाहिए। जो हमारा ऑडिटर है उसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाए होने चाहिए। अगर उसी ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं तो वो कभी भी इसमें से गलती नहीं निकालेगा। तो अगर ऑडिटर हैज परफॉर्म द सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट, मैं एक बात बताता हूं, 2 तरीके के बच्चे होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में, एक जो समझ जाते हैं और अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, एक जो समझ जाते हैं और आईसीए की लैंग्वेज लिखते हैं। सेकंड वाले बच्चे फटाफट बाहर निकलते जाते हैं इस कोर्स से, बाहर निकलते जाते हैं, यानी अगले लेवल पे पहुंचते जाते हैं, यानी इंटर से फाइनल पे पहुंच जाएंगे। तो जब मैं आपको बोल रहा हूं सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट मैंने बोला, तुमने क्या सुना? सर हमने सुना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बोला सब्जेक्ट मैटर, तुम क्या सुनते हो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा लिखोगे क्या? जल्दी से बताओ, पेपर में क्या लिखोगे? फटाफट बताओ, सब्जेक्ट मैटर लिखोगे या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखोगे? ऑडिटर परफॉर्म्स सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, या ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। वेरी वेरी गुड। तो यही 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। पहला पॉइंट है आप कंपनी के डायरेक्टर और ऑफिसर रह चुके हैं, या फिर यू हैव परफॉर्म द सर्विसेज विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट। यही 2 पॉइंट आप ध्यान में रख के चलेंगे। क्लियर है सर? अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट, एडवोकेसी थ्रेट। अच्छा एडवोकेसी सुनते ही नाम में क्या आता है? जॉली एलएलबी। एडवोकेसी थ्रेट सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जॉली एलएलबी। सर जॉली एलएलबी मतलब आप कंपनी के एडवोकेट बन गए। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, माय लॉर्ड। क्या मिल रहा है? तारीख नहीं मिल रहा है, इंसाफ। तो मैंने कहा अगर आप खुद ही क्लाइंट के एडवोकेट बन जाओ तो आपको नहीं लगता आप क्लाइंट से ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो? ये जो आपका रिश्ता है क्लाइंट के साथ, ये ज्यादा ही क्लोज हो रहा है। इतना क्लोज तो होना ही नहीं चाहिए, आपको तो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रमोटिंग, और इट इज परसीव्ड टू प्रमोट द क्लाइंट्स ओपिनियन टू अ पॉइंट। आप क्लाइंट के ओपिनियन को प्रमोट कर रहे हो इस कदर दैट पीपल पे बिलीव दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से आप क्लाइंट को प्रमोट कर रहे हो, जिस तरह से आप क्लाइंट की दलीलें कोर्ट में दे रहे हो, अब तो ऐसा लगता है आप और क्लाइंट के बीच में कोई रिश्ता अलग ही चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है आप दोनों के बीच में। अब तो ऐसा लग ही नहीं रहा आप इंडिपेंडेंट हो। तो अगर आप क्लाइंट को इतना प्रमोट करोगे, या लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप क्लाइंट को इतना प्रमोट कर रहे हो दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, तो माय दोस्त दिस इज अ एडवोकेसी थ्रेट। और एडवोकेसी थ्रेट के एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल यही है, ऑडिटर बिकम्स एडवोकेट इन द लिटिगेशन और थर्ड पार्टी डिस्प्यूट, या फिर ऑडिटर इज डीलिंग इन द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज हैं आप उनको प्रमोट कर रहे हो, लोगों को बोल रहे हो इनके शेयर्स खरीदो, इनकी सिक्योरिटीज खरीदो। क्यों भाई? तुम कौन होते हो ये सब चीजें करने वाले?
तुमको किसने कहा एज अ ऑडिटर तुमने ये सारे काम करने हैं? समझ रहे हो? तो एज अ ऑडिटर यू आर डीलिंग इन द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, विच इज वेरी रॉन्ग. दिस इज वाई इट इज क्रिएटिंग एडवोकेसी थ्रेट. तो यही 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे. सर क्या? सबसे पहले एडवोकेसी थ्रेट, दूसरा पॉइंट एडवोकेसी थ्रेट में 2 पॉइंट क्या आएंगे? सबसे पहले एडवोकेट, दूसरा यू आर प्रमोटिंग द शेयर्स ऑफ द क्लाइंट, यू आर डीलिंग इन द शेयर्स और सिक्योरिटीज ऑफ द क्लाइंट विच इज गिविंग एन इंडिकेशन दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. सर ऑब्जेक्टिविटी का आपने क्या मतलब बताया था? फटाफट बताओ. ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब था? नॉट टू कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ योर ओन बीसी बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स. फटाफट बताओ, क्या एडवोकेसी थ्रेट क्लियर है? जल्दी से बताओ. प्रथम कह रहा है सेल्फ इंटरेस्ट और एडवोकेसी में क्या फर्क है? सेल्फ इंटरेस्ट में मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मैं फाइनेंशियली कंपनी में इन्वॉल्व हूं, मैंने कंपनी के शेयर खुद खरीद रखे हैं. यहां मैंने कंपनी के शेयर खुद नहीं खरीदे, मैं लोगों से खरीदवा रहा हूं. यह फर्क है. अगर मैं खुद खरीदूं तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है. अगर मैं लोगों से खरीदवा रहा हूं तो फिर ये एडवोकेसी थ्रेट है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. आई बात समझ? क्लियर है? ऑल क्लियर सर? गॉट इट? एडवोकेसी थ्रेट. अब आ जाओ सर फैमिलियरिटी थ्रेट. फैमिलियरिटी थ्रेट नाम से पता चलता है फैमिली वाली फीलिंग आ रही है. फैमिली वाली फीलिंग आ रही है यानी यू आर फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स. ला 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 ला. सर रिलेशनशिप्स किसके साथ? विद द क्लाइंट. एंड इस कदर आप अपने रिलेशनशिप्स बना रहे हो दैट यू एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक. तुमको तो अलग ही भावनाएं उमड़ रही है क्लाइंट को लेके, इतना ज्यादा सिंपैथेटिक हो रहे हो, क्लाइंट को लॉस होते तुम्हारी आंखों से आंसू आते हैं. ऐसा क्या चल रहा है? ऐसा क्या चल रहा है? सो यू हैव फॉर्म्ड अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट दैट यू एंड अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू द क्लाइंट्स इंटरेस्ट. तो सर ये सिंपैथी आ कैसे रही है? ये रिलेशनशिप आ कैसे रही है? तो सबसे पहला पॉइंट तो क्या होगा? आपका क्लाइंट आपका रिश्तेदार है. ये कब हो सकता है कि यहां पे फैमिलियरिटी थ्रेट आए? तो मैंने कहा पहला तरीका हो सकता है क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन द सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी. जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका रिश्ता है. सर रिश्ता किसका? मैं कहता हूं खून का रिश्ता. जिसका आपके साथ खून का रिश्ता है यानी आपका क्लोज रिलेटिव है, वही क्लाइंट की सीनियर पोजीशन के ऊपर बैठा है. दूसरा पॉइंट सर, मैं कहता हूं आपका खून का रिश्ता नहीं है, फर्म का रिश्ता है. खून का रिश्ता नहीं है, फर्म का रिश्ता है. सर फर्म का रिश्ता यानी आपका कोई फॉर्मर पार्टनर, फॉर्मर मतलब रिटायर्ड पार्टनर, पहले आपकी फर्म में काम करता था, बीइंग अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ अ क्लाइंट. 2 तरह के रिश्ते क्या क्या हुए? जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ. 2 तरह के रिश्ते क्या क्या हुए? सर एक तो खून का रिश्ता यानी हमारा क्लोज रिलेटिव, दूसरा फर्म का रिश्ता यानी हमारी फर्म का फॉर्मर पार्टनर अब क्लाइंट का डायरेक्टर या ऑफिसर बन चुका है. तीसरा रिश्ता, मैंने कहा कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई रिश्ता है ही नहीं. हमने उसके साथ इतना वक्त बिताया, हमने उसके साथ इतनी लॉन्ग एसोसिएशन करी कि कहीं ना कहीं अब हम दोनों का रिश्ता बन चुका है. एग्जाम्पल, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप ज्यादा समय बिताते हो तो आपको नहीं लगता आपको उसको लेके एक अच्छी फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू होती है? फटाफट बताओ, फटाफट बताओ. क्या आपको भी ऐसा लगता है? किसी व्यक्ति के साथ आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम बिता लो तो अपने आप रिश्ता बन जाता है. तो पहला रिश्ता क्या था? खून का रिश्ता, क्लोज रिलेटिव. दूसरा रिश्ता क्या था? फर्म का रिश्ता यानी आपका पार्टनर है जो क्लाइंट में डायरेक्टर या ऑफिसर है. एंड तीसरा रिश्ता था नहीं, बन गया. तीसरा रिश्ता था नहीं, बन गया. सर रिश्ता था नहीं, बन गया का क्या मतलब है? आपने इतने समय उसके साथ बिताया कि कहीं ना कहीं अब ये रिश्ता बन चुका है. अब ये रिश्ता बन चुका है तो मैंने कहा 3 तरीके के रिश्ते क्या हो गए? खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता बन चुका है. और जिसके साथ रिश्तेदारी होती है उसको हम गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी तो देते ही हैं. तो लास्ट पॉइंट इज, जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनको आप क्या देते हो? सर उनको आप दिवाली पे गिफ्ट्स देते हो. सो कहता है एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट, डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज. जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका रिश्तेदार है उससे आप गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी लेते हो. सर हॉस्पिटैलिटी का एग्जांपल बताओ. सिंपल सा एग्जांपल है,
पूरी ऑडिट टीम को क्लाइंट ने गोवा की स्पॉन्सर्ड ट्रिप दे दी। हा, आनंद ही आनंद, परम आनंद। अगर आपका क्लाइंट आपको गोवा की स्पॉन्सर्ड ट्रिप देता है बैठे बिठाए, क्या आप क्लाइंट की गलतियां निकालोगे? सर बिल्कुल नहीं। हमको चूहे ने काट खाया है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो। हम ऐसा काम थोड़ी करेंगे, हम ऐसा काम थोड़ी करेंगे। तो मैं यही तो कह रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके क्लाइंट ने आपको गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी दी, तो गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी देते ही अपने आप एक रिश्ता बन जाता है। तो लास्ट पॉइंट क्या है? जो भी रिश्तेदार है उनसे अपन क्या एक्सेप्ट करते हैं? गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी। सो 4 पॉइंट ऑफ फैमिलियरिटी थ्रेट फटाफट याद करो। गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज लर्न देम राइट अवे, राइट नाउ। मैंने आपको इसकी टेक्निक बता दी। सर टेक्निक क्या है? खून का रिश्ता, फर्म का रिश्ता बन गया, और जिनसे भी रिश्ता बन गया उनसे गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी मिल गए। और जो हमारी फैमिली है उनसे अपन क्या करते हैं? सर उनके साथ हमारी रिलेशनशिप बन चुकी है, दैट वी आर एंडिंग अप बीइंग टू सिंपैथेटिक टू देम। तो ये कीवर्ड्स बस आपने ध्यान रखने हैं और ये 4 पॉइंट्स एग्जांपल के तौर पे याद रखने हैं। फटाफट देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। क्लाइंट काउंटर पार्ट्स का मतलब है क्लाइंट के लोग। वेरी गुड वंशिका, वेरी गुड लवन्या, यश, विकास, सबका साथ सबका विकास। कैसे बदमाश बच्चे, चैट बॉक्स में लिख रहे विनोद। बस लास्ट थ्रेट और रह गया, लास्ट थ्रेट और रह गया, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक थ्रेट और, फिर मैं आपको ब्रेक दूंगा पक्का, प्रॉमिस। इधर आओ। अब आता है सर इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट मतलब सामने वाले को अनकंफर्टेबल फील कराना, डराना, धमकाना, इतना डराना, इतना धमकाना कि वो इतना डर जाए कि आपकी सारी बातें मान जाए। सर किसी को इंटिमिडेट कैसे कर सकते हैं, कैसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, ये सारी की सारी बातें आपको यहां लिखी है। देखो क्या कहता है, इंटिमिडेशन थ्रेट मींस ऑडिटर इज डेटर्ड। सर डेटर्ड का क्या मतलब है? उसको डराया गया है, इतना डराया दैट ही इज नॉट एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। बेचारे की टांगे कांप रही हैं, इतनी टांगे कांप रही हैं, इतनी टांगे कांप रही हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। ही इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। उसको इतना डराया जा रहा है, बेचारा अपना डिसीजन खुद ले ही नहीं पा रहा, क्लाइंट के बहकावे में आके डिसीजन ले रहा है, क्लाइंट के अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिसीजन ले रहा है। ही इज डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, उसको रोका जा रहा है फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। ये बात आपने ध्यान रखनी है। विद एन एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यहां पे स्टार मार्क कर लो, इसके बारे में अभी अपन डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उस बेचारे को इतना डराया गया है? तो पहली डराने की चीज देखो, उसको बोला गया है चुपचाप मेरी बात मान ले वरना निकाल दूंगा कल ही। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। क्लाइंट ने आके ऑडिटर के कान में बोला चुपचाप मेरी बात मान ले वरना निकाल दूंगा कल ही। अच्छे खासे बंदे की बैंड बज जाए, कहेगा जैसा तुम बोलोगे वैसा कर देंगे साहब जी, हमारा क्या डिसीजन है, आपका डिसीजन ही चलेगा। हाँ, हम आप जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। तो क्लाइंट ने क्या बोला? थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर द डिसएग्रीमेंट विद एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कह रहे तू मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाएगा कल के आए ऑडिटर, ऐसा क्लाइंट ने बोला। तो ये क्या बोलता है? थ्रेट, तो अच्छा कह रहा बाथरूम में बंद कर दिया नालायक, चुपचाप इधर देखो। थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर डिसएग्रीमेंट। सर किसको लेके डिसएग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में? अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर दूसरा, प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। सर प्रेशर किस चीज को लेके? ऑडिटर ने इससे 5 लाख रुपए की फीस मांगी, ये कहता है 5,000 से 1 रुपए ज्यादा नहीं दूंगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ऑडिटर अपनी ऑडिट सर्विसेज में क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा 5,000 में? नहीं सर।
वो क्या अपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मेंटेन कर पाएगा? नहीं सर। तो क्या है? प्रेशर टू रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस। इसने मांगे 5 लाख, वो कह रहा है 5 लाख नहीं, मैक्सिमम 5,000 रुपए दूंगा, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, जब उसको फीस इतनी कम रखी जाएगी तो वो सर्विसेज ही नहीं दे पाएगा, सर्विसेज नहीं दे पाएगा तो उसकी क्वालिटी हैम्पर होगी एंड अल्टीमेटली थ्रेट क्रिएट होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज, उसको डराया जा रहा है कि मैं तेरे खिलाफ केस कर दूंगा, मैं तेरे खिलाफ कोई झूठा मोटा केस कर दूंगा। तो भाई साहब, केस से तो हर आदमी डरता है, कल को कौन है जो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाएगा? सो द लास्ट पॉइंट इज बीइंग थ्रेटन्ड विद लिटिगेशन। तो आपने बस यही 3 पॉइंट याद रखने हैं सर। क्या? थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, थ्रेट ऑफ लिटिगेशन, एंड जब जो 2 थ्रेट क्रिएट कर गए, सामने वाले को प्रेशर आ गया। फिर से बोल रहा हूं, तुम समझ गए होगे, है ना? जब ये 2 थ्रेट क्रिएट कर गए सर, 2 थ्रेट क्या थे? तेरे को निकाल दूंगा, निकालने के बाद केस भी कर दूंगा। फिर से बोल रहा हूं, तेरे को निकाल दूंगा, निकालने के बाद केस भी कर दूंगा। तो बंदे की बच गई बैंड और इसको आ गया प्रेशर। सर प्रेशर क्या था? प्रेशर टू रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस फीस, प्रेशर टू रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस फीस। तो 2 तरह के पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, थ्रेट ऑफ लिटिगेशन। जब ये दोनों पॉइंट होंगे तो अच्छे खासे आदमी को प्रेशर आ जाएगा। सर प्रेशर का क्या मतलब है? प्रेशर टू रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस ऑडिट फीस। फटाफट 30 सेकेंड्स लो और अभी के अभी इन पॉइंट्स को रिकॉल करके बताओ। बच्चा कह रहा है इस बंदे की पैंट उतर गई। कैसी कैसी बातें करते हो, कैसी कैसी बातें करते हो यार, नालायक। जल्दी से एक बार रिवाइज करो और बताओ, अपन आगे बढ़ेंगे। डन सर। अब ये सारे थ्रेड्स याद कैसे रखोगे? अब सारे थ्रेड्स कैसे याद रखोगे? ये आपको हेल्प करेगी इन रिमेंबरिंग दिस थ्रेड्स। हमारी जो बॉडी के थ्रेड्स होते हैं वो कैसे दूर भागते हैं? जो भी बॉडी में इंप्यूरिटीज है, दिक्कतें हैं, वो कैसे दूर भागती है? सर ये ड्रिंक पी के। मैं इस ड्रिंक को प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये हमको याद करने में हेल्प करेगी। सर कौन सी ड्रिंक? इसका नाम है साफी। साफी का मतलब है SSAFI। हमारी बॉडी के थ्रेड्स कौन दूर भगाता है? साफी भगाती है। सर साफी का क्या मतलब है? जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, फिर आता है सेल्फ रिव्यू थ्रेड, फिर आता है सर एडवोकेसी थ्रेड, फिर आता है सर फेमिलियरिटी थ्रेड, एंड लास्ट में आता है इंटिमिडेशन थ्रेड। तो ये पॉइंट बस आपने याद, ये पॉइंट बस आपने ध्यान रखने हैं। दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू। फटाफट बताइए, इज एवरीथिंग टिल क्लियर टू यू? यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? कह रहे बच्चा पीना है क्या? नहीं, तुमको पीना नहीं है, बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। गॉट इट सर। चलो जाओ अब ब्रेक पे, एंजॉय करो, जस्ट रिलैक्स योर सेल्फ। 15 मिनट्स का ब्रेक है, 15 मिनट के ब्रेक के बाद अपन मिलेंगे। जो भी अभी तक किया उसको एक बार रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? 15 मिनट्स ब्रेक, भागो।